को नहीं रोका गया, गवर्नमेंट हमारी नहीं रोकेगी तो ख़त्म हो जाएंगी स्कूल्स, कोचिंग ही खाली रह जाएगी। यहाँ ये स्थिति ये हो गई है कि पहले लोग कोचिंग खोज रहे हैं, बाद में स्कूल खोज रहे हैं, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को देखा, इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर अब बहुत सख्त होने जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी नियम आ चुके हैं। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। और एजुकेशन के सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं सनबीम एकेडमिक ग्रुप पे, जो कि सामने घाट में, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं जगदीप मधोक सर, उनसे हम बात करेंगे तत्कालीन एजुकेशन पे, और जो वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थियों की या स्टूडेंट की स्थिति है, जो स्कूल की स्थिति है, और सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो कोचिंगों की है, उस पर हम कुछ बात करेंगे, ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर से मैं ये आग्रह करूँगा कि सर अपना पूरा परिचय हमारे व्यूअर्स को दे, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला हमसे शुरू करेंगे। सर, मेरा नाम जगदीप मधोक हो, मैं सचिव सनबीम एकेडमिक ग्रुप। हमारी 5 ब्रांचें हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। जी सर अगर देखा जाए तो जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट चेंज हुई और एनडीए गवर्नमेंट आई, तो देखा 2014 में जो कि गवर्नमेंट चेंज हुई, उस समय की शिक्षा के 14 के पहले की शिक्षा और 14 के बाद की शिक्षा में आपको मूलभूत क्या परिवर्तन या अंतर दिखता है? देखिए, जहाँ तक पहले की बात है और अब की बात है, पहले स्कूल होते थे, एल शेप के होते थे, डब्ल्यू शेप के होते थे। एक बरांडा होता था, सामने उसके फील्ड होती थी, एक प्रिंसिपल होते थे, एक वाइस प्रिंसिपल होते थे। और कुछ स्कूल्स तो ऐसे थे जिसमें हम लोग, मैं भी उसी स्कूलों में पढ़ा हूँ, जिनके टीचर्स ही फीस लेते थे, रसीद बुक लेके आते थे और बच्चों से फीस लेते थे। फीस भी बहुत कम होती थी। अब समय बदल गया है, चीज़ें इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, कंपटीशन बहुत है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, गार्जियनों में अवेयरनेस आ चुकी है, पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, बच्चों में अवेयरनेस आ चुकी है। 10 साल का बच्चा जो 16 साल का बच्चा जो हाई स्कूल का पेपर दे रहा है, अभी से उसके दिमाग में ये है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। तो अभी तो तुम क्लास 10th में हो, तो यही प्रेशर है, यही परेशान कर रहा है हम सबको, अभिभावकों को, टीचरों को, सबको ये परेशानी में डाल रहा है कि आखिर हमारा ये नया यूथ किधर जा रहा है, साइकोलॉजी किधर जा रही है। आजकल बच्चों के पास समय नहीं है, रात में 9 बजे 10 बजे आपको यूनिफॉर्म में बच्चे मिल जाएंगे। तो क्या है, तो कोचिंग, स्कूल गए, स्कूल से कोचिंग गए, कोचिंग से दूसरी कोचिंग गए, तो सारी ज़िंदगी कोचिंग में ही चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग करना कोई बुरी बात है, कोचिंग का दूसरा नाम, ये जो नया नाम कोचिंग आया है, इसके पहले यही ट्यूशन्स थी। घर घर में 10 या 5 बच्चे जो रिटायर्ड महिलाएं थीं या रिटायर्ड हमारे अध्यापक थे, वो अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए घर में कुछ ट्यूशन्स करते थे। या कुछ अध्यापक ऐसे थे जो कि अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए अपने घर में करते थे, लेकिन वो भी 4 या 5 बच्चे, मैक्सिमम 10। अब तो 200 250 की कोचिंग चल रही है बच्चों की, और बाइक लगा के पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को उस तरीके से देखा जा रहा है, उस निगाह से। समय बहुत ख़राब है, बच्चों में एक अजीब सी भावना आ चुकी है, बर्डन बहुत है। और आपका कोई प्रश्न हो सकता है? सर अगर देखा जाए, जो कि सर्वे रिपोर्ट बताता है कि 2014 के उसके पहले सरकार जो थी, उसकी पढ़ाई की जो टेक्निक थी या कुछ अलग थी। इस समय जो पढ़ाई है वो सर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर टीवी पर भी विज्ञापन देते हैं, पेपर पर भी विज्ञापन देते हैं, और भी जितनी भी माध्यम है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो है विज्ञापन देते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को फीटर बनाने पे लगी हुई है। क्योंकि ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि आप 10+2 करके आइए या 10 किए रहिए तो IIT कर लीजिए, ITI कर लीजिए, या इस तरीके से चीज़ें कर लीजिए, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आप 10+2 करके आप किसी दुकान पे बैठ जाइए। इस तरीके की अब एजुकेशन वो फोकस कर रहे हैं। तो इस पे सर आपका क्या विचार है? देखिए, स्किल्ड तो होना सबसे अच्छी बात है, स्किल्ड होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन
पढ़ने के बाद स्किल्ड हो तो वो बेहतर है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक सिंपल सिस्टम है कि आपको जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन करनी है उसका आपको डिग्री होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट बन गए तो इंश्योरेंस एजेंट बन गए, है ना। अब आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, किसी के अंडर में आपने काम कर लिया तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन गए। तो अब धीरे धीरे वो सब में चेंजेस आ रही हैं। अब वो फ्रॉडिज़म, वो बातें, वो बस्ता लेके जो क्वैक डॉक्टर्स घूमते थे, वो कहानियाँ ख़त्म हो रही है। लेकिन आखिर कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे, कितने लोग इंजीनियर बन जाएंगे, उसकी एक क्षमता है, उसका एक मापदंड है, कितने लोगों को लिया जाएगा। हजारों बच्चे बैठते हैं। आप हिंदू स्कूल को देख लीजिए, इतने बच्चे बैठते हैं, लेते कितने हैं आप? 10 बच्चे लेते हैं क्लास में, 20 बच्चे, 15 बच्चे लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो कंपटीशन हम लोग के बीच में जो एक नया जंग छिड़ गई है कंपटीशन की, वो जो है बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब एक नई चीज़ आ गई है, नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि वो सारे स्कूलों को 9, 10th, 11th, 12th को खा जाएगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जियो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी आ गया है, कुछ स्टेट्स में ये जियो लागू भी हो गया है, जैसे बिहार में, राजस्थान में और हरियाणा में, यहाँ पे ये जियो लागू भी हो गया है। यूपी में अभी देरी है, देखिए कब लागू होता है। वो जियो ये है कि 16 साल से नीचे कोई भी बच्चा 16 साल के वो कोचिंग में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की। मैं कहूँगा गवर्नमेंट हमारी इस पर ध्यान दे रही है। अगर नहीं ध्यान देगी गवर्नमेंट तो आप समझ लें कि बहुत कैजुअलिटीज़ होंगी, क्योंकि बच्चों पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं ये, फिर जो लुभा रहे हैं। ये नहीं कि ये केवल बच्चे ही, ये कोचिंग ही लुभा रही है, स्कूल वाले भी। स्कूल भी आजकल 5 स्टार होटल हो गया है, रिसेप्शन से लेके और फीस काउंटर तक एयर कंडीशनड है, सारे क्लासरूम एयर कंडीशनड है। मेरा सवाल सर अगला यही था कि सर एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसकी फ्रेंचाइजीज जो है, तरह तरह के लोगों को तरह तरह की चीज़ को फ्रेंचाइज, और ये चीज़ देखा गया है कि जिसको फ्रेंचाइजीज उन्होंने दिया है वो कभी भी एकेडमिक से जुड़ा ही नहीं था। एज ए अगर हम इसको देख लें, कॉर्पोरेट सेक्टर भी देख लें, बिजनेस भी देख लें, तो सर इस पे समाज पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और आपकी नज़र में ये अति ज़रूरी है कि ये इसको बंद होना चाहिए? गुरुजी को, टीचर को बोला जाता है गुरुजी, तो गुरुजी की जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा ख़त्म हो गई है। अब तो बिजनेस है ये। एक स्कूल का भाग दौड़ करके बिल्डिंग बना के एक बढ़िया सी प्रिंसिपल 1.5-2 लाख रुपए की ला के और उसको उस एफिलिएशन करवा के वो एक माध्यम बन गया। उसके पीछे जो है 3-4 उसकी ब्रांचें और धीरे धीरे आपने डेवलप कर दी किराए की बिल्डिंग्स में। 8वीं तक का बेसिक से मान्यता आपने ले ली और उसके बाद आप उसको चलाने लगे, और बाकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसी से चल रही हैं। या फिर जो लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चला रहे हैं बेसिक की मान्यता लेके शहर के छोटे छोटे कमरों में, वो लोग जो है वो उनसे जो है वो अटैच हो गए हैं पैसा लेके। वो लोग पैसा लेते हैं और अपने यहाँ से फॉर्म भराते हैं। उसके अलावा जो उससे भी खतरनाक जो खेल शुरू हुआ है वो है नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें 9, 10th, 11th, 12th पूरी खोखली हो जाएगी। सारे स्कूल्स की ऊपर जो है ये मंडरा रहा है इस समय। लोग समझ नहीं रहे हैं, किसी भी स्कूल में 25,000, 20,000, 22,000, 30,000 रुपया बार्गिन दे के पूरे साल की। गार्जियन भी खुश है कि पूरे साल की जहाँ 1 लाख रुपया फीस लग रही थी वहाँ 30,000 रुपये में काम चल जा रहा है, 25,000 में काम चल रहा है, स्कूल भी नहीं जाना है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप पूरा उसका डेवलपमेंट, उसकी हर चीज़, डिसिप्लिन, उसकी पूरी चीज़ें आप ख़राब कर दे रहे हो केवल इसलिए कि वो इंजीनियर बन जाए। वो बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आपने उसका बचपना पूरा ज़रूर ख़राब कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं सर। इसी में एक चीज़ और देखा गया है कि जो मान्यता मिलती है वो 8 तक की मिलती है, लेकिन वही स्कूल उसको 9, 10th, 11th, 12th तक जाती है। सर हमारा सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि जैसे मैंने देखा है कि एक स्कूल में बच्चा एडमिशन लिया लेकिन ड्रेस दूसरे स्कूल का पहन रहा है
और तीसरे स्कूल में जाके वो एग्ज़ाम दे रहा है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम तीसरे स्कूल में दे रहा है, जो कि ये काफ़ी डरा सा देता है। इस पे आप क्या समझते हैं और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक सिंपल चीज़ है, जो 8वीं तक का बेसिक, देखिए सबसे पहले तो रिकग्नाइजेशन या मान्यता अलग अलग चीज़ें हैं। जिन्होंने सीबीएसई से मान्यता ली है वो क्लास 8वीं तक रिकग्नाइजेशन कराते हैं, और जिन्होंने बेसिक की 8वीं की मान्यता ली है वो 8वीं तक चलाते हैं, जो कि एनसीईआरटी के कोर्स चलते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही कोर्स चल रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जहाँ पर एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो लोग फॉर्म भरा के और उनका एडमिशन एज ए डमी कैंडिडेट लेते हैं, और 10वीं में उनको एडमिट कार्ड दे देते हैं, और तभी वो जो है स्कूल की ड्रेस जो है वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ की पहनते हैं। कार्ड वो जो है एडमिट कार्ड उनके पास जो है जिस स्कूल से फॉर्म भरा है वहाँ का है। तो जब पूछिए तो बताते कुछ हैं, पता कुछ चलता है, लेकिन उसमें सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए। उसमें और क्या कोई कर सकता है? सीबीएसई ध्यान नहीं देती है, सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए, इसमें पकड़ना चाहिए ऐसे स्कूल्स को, डमी स्कूल्स को, जो पैसे लेके इस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ी हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। सर, अगर देखा गया है, जो इस समय हम लोग बनारस में हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में देखा है कई कोचिंग से हैं जो कि एक डमी स्कूल के रूप में चला रहे हैं, जो कि बच्चे वहाँ पे कोचिंग करते हैं। सर, ये बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति है। आने वाली पूरी जनरेशन, हम पौध अगर हिंदी भाषा में बोलें तो पौध को ख़राब कर रही हैं, जो कि मैं मित्रों एक बात कहना चाहूँगा, सर से हमारी इंटरव्यू चल रही है, जगदीप सर से। इनको अगर आधुनिक भारत का अगर ये कहा जाए कि मार्गदर्शक कहा जाए, दृष्टा कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राजा राम मोहन राय ने जिस तरीके से आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रयास किया था, उसी तरीके से ये सनबीम एकेडमिक जो ग्रुप है ये करता है। तो सर से हम इस पर ज़रूर सवाल करेंगे। सर, ये कोचिंग की जो स्थिति है वो स्कूल को टक्कर दे रहे हैं, स्कूल को चुनौती दे रहे हैं। सर, वो दे रहे हैं, भले सर ये हंसी के पात्र हो, लेकिन आज जो हम लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, कल हो सकता है कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाए। तो सर, वो डमी स्कूल चला रहे हैं, बच्चे वहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे अटेंडेंस केवल जा रही है, पढ़ कहीं और रहे हैं, कोचिंग में पूरा कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस पे सर आप क्या दृष्टिपात करना चाहिए? अगर इसको नहीं रोका गया, गवर्नमेंट हमारी नहीं रोकेगी, तो ख़त्म हो जाएंगी स्कूल्स, कोचिंग ही खाली रह जाएगी। जिस तरह से कोचिंग खुल रही हैं, जिस तरह से बंद हो रही हैं, उनके पास जो अच्छे कोचिंग वाले हैं, हम कोचिंग को कभी ये नहीं कहते कि कोचिंग बेकार है, लेकिन कोचिंग के जो नियम अब जो आ रहे हैं उस नियमों पे चलना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक होने चाहिए, और उनको देखना चाहिए, एक परसेंटेज निर्धारित करनी चाहिए, बच्चों को लुभाना नहीं चाहिए। और बहुत सी चीज़ें इस तरीके से आप 40% 40% वाले बच्चे भी आप ले लेते हो, तो जो जिनके अंदर टैलेंट है उनको लीजिए ना आप सबको भर के, और उसके बाद जो है आप तमाशा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूर दूर गांव से लोग आ रहे हैं, अपना बेच के, ज़मीनें बेच के सब करके, और कोचिंग, यहाँ ये स्थिति ये हो गई है कि पहले लोग कोचिंग खोज रहे हैं, बाद में स्कूल खोज रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है, ये हमारे देश की पूरी शिक्षा नीति गलत हो रही है। हाँ, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसके ऊपर निगाह गई है, और हमारे सब लोगों ने और लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को देखा, इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर अब बहुत सख्त होने जा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी नियम आ चुके हैं ये, और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो जाएंगे। वो तो फिर बट नेचुरल रोक लगेगी। लास्ट 2 सवाल सर, अगर देखा जाए कि कोचिंग की ज़रूरत, सर जो आपने कहा कि कोचिंग को आप बुरा नहीं करते, लेकिन सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सर, अगर गार्जियनों से बात किया जाए, जो कि हमारी सर्वे रिपोर्ट है, वो गार्जियन बोलते हैं कि सिलेबस इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने हार्ड चल रहा है, इतने मतलब इस तरीके से चल रहे हैं कि वो स्कूल में कवर नहीं कर पाता। अगर स्कूल में कवर कर ले तो फिर हमको कोचिंग में एक्स्ट्रा फंड देने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या सर ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा एजुकेशन की जो शिक्षा प्रणाली, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक सवाल है स्कूल्स का, आपकी फैकल्टी अच्छी होगी, आप अच्छा पेमेंट करोगे, अच्छे टीचर्स आएंगे, पीजीटीज अच्छा पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको कोचिंग के लिए की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, विप्रो में काम कर रहा था मुझे याद है, दोनों बच्चों के मैंने कभी कोचिंग नहीं कराई उनकी, और दोनों जो है पढ़ के गए। एक विप्रो में काम कर रहा है, एक लड़की मेरी जो है वो सेटल्ड है ऑलरेडी। तो कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। अगर और रही फैकल्टी की बात, तो स्कूल्स हैं, जब पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं,
डीए बहुत ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पीजीटीज़ की तनख्वाह ज़्यादा है, स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते तो उल्टे सीधे फैकल्टी लाते हैं तो नहीं पढ़ा पाते। लेकिन जो अच्छे स्कूल है हमारे जैसे, तो वो हमारी फैकल्टी तो बहुत अच्छी है। हम तो प्रेफर करते हैं कि भाई आप हमारे पास रहे, हम तो आपको टॉपर्स दे रहे हैं बनारस के, सारे टॉपर्स हमने ही नहीं दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सर लास्ट सवाल कि ऐसा क्या है सर सनबीम में कि बच्चे यहाँ पे मतलब गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है डिसिप्लिन, और दूसरी चीज़ है फैकल्टी, तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, किसी भी स्कूल का, एक पिक्चर अमिताभ बच्चन की आई थी ना, वो तबेले में पढ़ा रहे थे बोरे में बिठा के, लेकिन पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि सारे प्राइवेट कोचिंग वाले बंद हो गए, तो अभी तो वो उनके पीछे पड़ गए। ये बड़े अच्छी टॉपिक पे पिक्चर बनाई गई थी, उसी तरह से है ये। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है, गार्जियन को चाहिए। लेकिन ये बस भी, ये एडवर्टीज, मेरी बस भी ऐसी है, मेरा स्कूल भी ऐसी है, मेरा सब कुछ ऐसी है, एसी पढ़ने से आईएएस और आईपीएस नहीं बनने वाले हैं। बनने वाले तो मेहनत से ही हैं, जिनके माँ बाप उनको घर में पढ़ा रहे हैं, जो खुद मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहा है, वही आईपीएस और आईएएस बन रहा है, वही इंजीनियर बन रहा है। एसी में पढ़ने से नहीं आप आईपीएस इंजीनियर बन जाएंगे, या एसी बस से आप जो है वो हो जाएंगे। शास्त्री जी गंगा पार करके आते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए। सो दिस इज़ नॉट द, यू कैन से कि ये कोई एग्जाम्पल नहीं है कि भाई एसी में पढ़ोगे तो, दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी, दिस इज़ नॉट नेसेसिटी, ये तो लग्जरी है। आपसे पैसे भी लेंगे ज़्यादा जब एसी बसें चलाएंगे तो गार्जियन को तो होड़ में है, दौड़ रहा है गार्जियन, होड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपकी बच्चे की डिमांड है। अगर बच्चा आपका हॉकी में अच्छा है तो उसको हॉकी खिलाओ, क्रिकेट में अच्छा है तो क्रिकेट खिलाओ, शूटिंग में अच्छा है तो शूटिंग कराइए, बास्केटबॉल में अच्छा है तो बास्केटबॉल खिलाओ। अगर वो पेंटिंग में अच्छा है, बच्चे आते हैं, हम तो नहीं चाहते सर, मेरे पापा चाहते हैं कि साइंस लेना क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर नहीं बन पाए। अरे यार पापा जी, तो मैंने उनके पिताजी को समझाया कि भाई आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो अपना जो है उसके ऊपर क्यों थोप रहे हो। वो जो है ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट बनना चाह रहा है, वो उसकी पेंटिंग अच्छी है, उसकी ड्राइंग अच्छी है, लेट हिम गो। सो दिस इज़ द बेसिक्स। बाकी तो सब इसी तरह से है, ईश्वर चाहेगा। मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, सभी लोगों का मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों पर दबाव मत डालिए, अपने बच्चों पर ऐसा मत करो कि आपके बच्चे जो हैं इधर उधर भटकें। सबसे पहले आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनिए, अपने बच्चों को भी बनाइए, खुद भी बनिए। यू शुड ऑलवेज बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति जब आप बनेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लास्ट सवाल सर, थोड़ा सा लीक से हट के मैं कर रहा हूँ। सर क्या एक प्रोग्राम हुआ था बनारस में जो कि मैं बताना चाहूँगा, रामायण की जो आते थे 80-90 के दशक में, जो रामायण चलती थी तो पूरी भारत कहे या दुनिया कहे रुक जाती थी। उनके सारे जो जितने भी वहाँ के आर्टिस्ट थे, सर ने बुलाया था यहाँ पे बनारस में और उनको सम्मानित किया था। एक सवाल जनता के डिमांड पे सर ये है कि उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था और लक्ष्य क्या था? देखिए, उस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चों को हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, राम कौन था, लक्ष्मण कौन थे, राम कौन थे, दुर्योधन कौन थे, आपको सुपनेखा कौन थी, उनके बारे में पता चले। हीरो हीरोइन के बारे में तो सबको पता हो जाता है, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारा हिंदू धर्म जो कह रहा है, उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया और मेरे ख्याल से वो मील का पत्थर साबित भी हुआ। सर लाइव न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अब हम लोग अगले हफ्ते एक और पर्सनालिटी से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।